जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन जी महाराज इस वक्त हमारे साथ है। महाराज जी, सबसे पहले तो मुंबई में आपका स्वागत है। कई दिनों का लंबा कार्यक्रम है, इस वक्त बोरीवली में आप विराजमान हैं। किस तरह का कार्यक्रम है बोरीवली में, कितने दिनों तक चलने वाला है, बताइए। ये चातुर्मास्य का अवसर है। वर्षा काल के जो 4 मास होते हैं, 4 पक्ष, उनमें एक ही स्थान पर निवास करना सन्यासियों के लिए शास्त्र में विहित है। और उसी शास्त्र आज्ञा का पालन करने के लिए इस समय हम मुंबई में बोरीवली में हैं। यहाँ पर जो कोरा केंद्र नाम का मैदान है, वहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर भगवान की आराधना उपासना भी हो रही है, साधना भी हो रही है और साथ साथ में वेदांत का सत्संग भी हो रहा है। और इसी के साथ गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए, गौ माता के श्री विग्रह में जो 33 कोटि देवता हैं, उन देवताओं को जागृत करने के लिए 33 करोड़ आहुतियों का यज्ञ भी चल रहा है। वो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। तो इन सब को मिला करके चातुर्मास्य कार्यक्रम चल रहा है। महाराष्ट्र की धरती पे है, महाराष्ट्र के लिए गौरव की बात है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलो को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, शिवाजी जो है महाराष्ट्र के ही नहीं, भारत के गौरव हैं, हिंदुओं के गौरव हैं। और हिंदू पद पातशाही की स्थापना और गौरव ब्राह्मण का प्रतिपालन करने का उनका जो वचन, उसको पूरा देश सम्मान करता है। और उनकी जो भी जुड़ी हुई चीज़ है, धरोहर है, हम सब के लिए आदरणीय है। तो उनके द्वारा सेवित जो किले हैं, अगर उनको विश्व स्तर पर सम्मानित किया जाता है, उनको सूची में रखा जाता है, तो अच्छा ही लगता है। एक छांगुर बाबा करके है जो कई साल पहले मुंबई के दरगाहों पर नग बेचा करता था। आज 500 करोड़ से ज़्यादा की उसके पास प्रॉपर्टी हो गई है। धर्मांतरण के मामले में उसका नाम आ रहा है, कई मुस्लिम देशों से उसके संपर्क हैं। किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे उस पर? बात यह है कि उस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन नग बेचने वाले व्यक्ति से शुरू करके 500 करोड़ का आदमी वो बन जाता है। और इस बीच सरकारें सोई रहती हैं, इंटेलिजेंस सोया रहता है, कानून सोया रहता है। जब वो 500 करोड़ का हो जाता है, तब उसके ऊपर निगाह जाती है। और वो भी 500 करोड़ का होने के कारण नहीं, धर्मांतरण करने के कारण जाती है। बाद में पता चलता है कि इसके पास तो ये भी है। तो उसके पास कहाँ से इतनी राशि अचानक आ गई? और विदेशी संपर्कों के माध्यम से देश में कुछ गड़बड़ करने के लिए तो नहीं वो राशि इकट्ठा हुई। ये बड़ा चिंता का विषय है। और इसीलिए उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए और जांच भी की जानी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि 75 साल के बाद आदमी को सामाजिक जीवन से किनारा कर लेना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। अब इसको कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जोड़ रही है और उनके ऊपर टीका कर रही है। किस तरह से देखते हैं इस बयान को? कांग्रेस को तो नरेंद्र मोदी के सपने ही आते हैं। कुछ भी बात हो, नरेंद्र मोदी दिखाई देता है। अरे, मोहन भागवत जी बोल रहे थे, उनका भी तो 75 साल होने वाला है। हो सकता है वो अपने बारे में बोल रहे हों कि अब मैं भी थोड़ा शांति का जीवन बिताऊंगा, आत्मचिंतन करूंगा। तो आप मोदी के बारे में क्यों अनुमान लगा लेते हो? सकता है भागवत जी खुद अपने बारे में बोल रहे हों कि मेरा भी 75 साल हो रहा है। भाजपा ने अपने पार्टी के अंदर ये नियम घोषित कर रखा है, अब मैं संघ में भी करूँगा। हो सकता है ऐसा कह रहे हों। तो आप इसका अनुमान क्यों नहीं लगाते हो? सीधे मोदी, हर चीज़ मोदी। जब उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया तो मोदी का इसमें क्यों आप अनुमान करते हो? वो तो स्वयं कह रहे थे, उनके ऊपर आप क्यों नहीं घटाते हो सकता है कि मोहन भागवत जी ये कह रहे हो कि नियम अच्छा है, भाजपा ने शुरू किया, अब हम इसको संघ में लागू करेंगे। संघ में भी तो नए नए लड़के आ रहे हैं, उनको भी दायित्व मिलने चाहिए। तो पुराने लोग जब उनको अवसर देंगे, जगह खाली करेंगे, तभी ना ये हो सकेगा। तो हो सकता है कि मोहन भागवत जी संघ के बारे में इस तरह का कुछ सोच रहे हों और आगे चल करके निर्णय लेने वाले हों। इस बारे में कयास लगाया जाना चाहिए, लेकिन मोदी को इसमें ला करके रखने का तो हमको समझ में नहीं आता। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि हम मोदी के बाद राहुल गांधी देश के दूसरे चेहरे हैं। आपकी नज़रों में क्या लगता है? ये कांग्रेस अगर कहे कि राहुल दूसरे चेहरे हैं, तो हम समझेंगे कि इससे बढ़ करके भूल दूसरी कोई नहीं हो सकती है। पार्टी अपने नेता को दूसरे नंबर पर रख रही है। हर पार्टी अपने नेता को 1 नंबर पे रखती है। तो कांग्रेस पार्टी अगर अपने नेता को दूसरे नंबर पे रख रही है, इसी से उनका दिवाली अपन समझ लो कि क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने एक कानून लाया था, पहली कक्षा से जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं वो हिंदी सीखें, लेकिन
उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने इसका विरोध किया। विरोध इस कदर हुआ कि कई वर्षों से बिछड़े दोनों भाई एक मंच पर एक साथ आ गए। इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये अच्छा था, मराठी अस्मिता की बात उन्होंने उठाई और दोनों भाई इकट्ठा हुए, ये भी अच्छा था। उनके कार्यकर्ताओं ने अति उत्साह में आकर के थोड़ी गलती कर दी, मार पिटाई करना शुरू कर दिया, जिसके कारण उनकी मुहिम ही एक तरह से कमज़ोर पड़ गई, पूरे देश में आलोचना होने लग गई। तो उन्होंने तो मराठी के सम्मान में एक अच्छा कदम उठाया था, लेकिन कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण नहीं रख सके और बाद में कार्यकर्ता तो उत्साह में गड़बड़ी कर ही रहे थे, उनके नेता ने भी गड़बड़ी शुरू कर दी। सभा में कहने लगे कि अब फिर मारना और मारने के बाद सबूत भी मत छोड़ना, तो ये और ज़्यादा मतलब गलती हो गई। इसके कारण अब उनकी ये मुहिम कमज़ोर पड़ गई। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इसका कितना असर पड़ेगा, खास करके महानगर पालिका मुंबई का चुनाव होने वाला है? क्या लगता है मराठी मुद्दा ठाकरे बंधु पे भारी पड़ेगा या इसको नुकसान हो सकता है? देखिए, मराठी मुद्दा जो है ये महाराष्ट्र की अस्मिता से जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र का और विशेष करके ये जो बृहन मुंबई आपका नगर है, इस बृहन मुंबई का जो चरित्र है वो ऐसा समावेशी हो चुका है कि इसमें सब भाषा के लोग घुले मिले हुए हैं, कौन किस भाषा का है पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे में ये मुद्दा बहुत लंबा नहीं चलेगा, ऐसा हमारा मानना है। और इस मुद्दे में एक बड़ी समस्या ये भी है कि मान लो अस्मिता का प्रश्न उठा भी दें और कुछ लोग उससे जुड़ भी जाएं, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि दोनों भाई लंबे समय तक अलग अलग रहे हैं और दोनों की राजनीति की धारा अलग अलग हो गई है। एक समावेशी विचारधारा के साथ खड़े हो गए हैं और एक अपने ढंग के जैसे थे वैसे ही अभी बने हुए हैं। अब वो दोनों कैसे साथ मिल करके चलेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम हो गया है। आप तो उद्धव ठाकरे को अच्छी तरह से जानते हैं, आशीर्वाद भी दिया आपने। क्या लगता है जोड़ी कितने समय तक सलामत रहेगी? क्या कुछ नया करेगी? कुछ नहीं, हमारा ये कहना है कि भाई भाई साथ तो रहना ही चाहिए, खराबी नहीं है, लेकिन इनको दोनों को मिल करके एक रास्ता बताना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ेगा कि देखो हम लोग ऐसे एक साथ रह सकेंगे। क्योंकि अभी जो स्थिति है, दोनों की दो धारा है, दोनों एक साथ अभी चलना चाहेंगे अपनी अपनी बात को ले करके तो नहीं चल सकेंगे। इसलिए दोनों को कहीं ना कहीं कुछ कुछ छोड़ करके और कुछ कुछ पकड़ करके एक बनना पड़ेगा। जैसे रस्सी दो होती है, उसको ऐसे ऐसे एक में दूसरे में मिला दिया जाता है, उसी तरह से इन दोनों को एक में होना पड़ेगा, तब तो इसका लाभ मिलेगा। और नहीं तो थोड़े दिन बाद अलग होंगे ये, क्योंकि फिर चीज़ें टकरा जाएंगी, दोनों की विचारधारा टकरा जाएगी, दोनों के कार्यकर्ता टकरा जाएंगे कि वो कहेगा कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, वो कहेगा हम तो तुमको ऐसे ही होना पड़ेगा, तो आगे चल करके दिक्कत हो जाएगी। और अगर बिछुड़ गए थे तो बिछुड़ ही रहते तो ठीक था, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह अपने ढंग से चल रहे थे। अब मिल गए, अब मिलने के बाद अगर बिछुड़ेंगे तो बहुत नुकसान होगा, ये भी जान लीजिए। लेकिन शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस, भाजपा और शिवसेना का युति है, इसमें भी कहा जा रहा है कि दोनों में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिंदे साहब गुरु पूर्णिमा के दिन दिल्ली गए तो विपक्षी ने कहा कि ये खुद को मुख्यमंत्री बनाने के हिसाब से पीएम से बात करने के लिए गए थे। तो क्या इन बीजेपी और शिंदे साहब को लेकर क्या आप? भाई, बीजेपी और शिंदे साहब जो है ये चला चुके साथ में। आप देखिए, ये सरकार जो बनी है इसके पहले भी दोनों साथ चला रहे थे, दोनों की भूमिका विरुद्ध थी, तब भी चला रहे थे। फिर नई सरकार आई, फिर उन लोगों ने पहले थोड़ा इधर उधर हुआ, लेकिन फिर मिल गए, मिल करके चला रहे हैं, अब तक तो चला ही रहे हैं। इसका मतलब इनका तो परीक्षा हो गई कि ये साथ में चल सकते हैं, अभी उनकी साथ में चलने की परीक्षा बाकी है। जिस तरह से हिंदी का विरोध किया जा रहा है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज का विरोध नहीं चल रहा है, क्या लगता है इसके पीछे भी कोई राजनीति है? हमने वही तो कहा था कि आप जो है एक एक दुकानदार को थप्पड़ मार के मराठी कब तक सिखाओगे? आप फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को मराठी सिखा दीजिए, और नहीं तो महाराष्ट्र छुड़वा दीजिए, तो उसका इतना बड़ा प्रभाव होगा कि जाने कौन कौन मराठी सीखने लग जाएगा। लेकिन ये तो नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि बड़े लोगों पर अलग व्यवहार होता है और आम लोगों पे अलग व्यवहार होता है। और जब नेता के द्वारा ये व्यवहार दिखाई देता है, चाहे नेता हो, चाहे जज हो, चाहे कोई हो, जब वो पक्षपात करता हुआ दिखाई देता है, दोनों में भेद करके व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है, तब उसका जनता से प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए जो नीति बनाओ सबके लिए वो लागू करो। अगर ऐसा आप दिखा सकेंगे तो जनता आपके साथ जुड़ेगी। लास्ट सवाल मेरा है, मुंबई में बॉलीवुड की नगरी भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ के बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में जैसे सलमान खान के ऊपर फायरिंग हुआ, कपिल शर्मा के भी जो कैफ़े है वहाँ पे फायरिंग होती है, पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी जा रही है, तो इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं?
अब हम तो ये समझते हैं कि ये लोग जो अपने आप को राजनेताओं से जोड़ रहे हैं उसके कारण इनका विरोध हो रहा है। इनको कलाकार के रूप में अपनी कला के ही दायरे में रहना चाहिए और कलाकार का कोई भी अपमान नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कलाकार तो कलाकार होता है। जब ये किसी पक्ष में दिखाई देते हैं तो जो पक्ष का नहीं होता है उसको बात चुभती है और तब उसके मन में हिंसा जागती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट खंडू के साथ गोविंद ठाकुर, TV9 मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।